everyone, myself Vijaya Vijayawar. I am second year BMS student and welcome to our channel Simplified Ayurved. Today's video is about Dhatu which is firstly formed from the Ahar Ras, that is Ras Dhatu. आपके सिलेबस में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिया शरीर पेपर 2 का सेकंड चैप्टर जो है रस धातु। इस चैप्टर को 5 टॉपिक्स में कवर किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है, आपने इंट्रोडक्शन ऑफ धातु इस चैप्टर में पढ़ा है कि डाइजेशन होने के बाद आहार रस बनता है और इस आहार रस से बनने वाला फर्स्ट धातु है रस धातु। अब हम देखेंगे इटिमोलॉजी दैट इज व्युत्पत्ति ऑफ रस धातु कि कैसे टर्म रस धातु बना। इसका श्लोक है रस्यते रसज यद द्रव्यम सकलम देयम रसतिति रसः स्मृतः, विच मीन्स रस धातु को अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द बनता है और ये रस धातु सारे शरीर में सर्कुलेट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज निरुक्ति दैट इज डेरिवेशन ऑफ रस धातु। इसका श्लोक है तत्र रसगतो धातुः अहरह गच्छति इति रसः, जो शरीर में कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है उसे रस कहते हैं। ये रस धातु पूरे शरीर में सर्कुलेशन के साथ ही रिस्पेक्टिव धातु में ट्रांसफॉर्म होते जाता है। आहार प्रसाद, आहार तेज, अग्नि संभव, अस्रिकर एक्सेट्रा ये कुछ रस धातु के सिनोनिम्स है। रस धातु में जल महाभूत का प्रिडोमिनेंस होता है, इसलिए ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नाउ वी विल सी द प्रमाण ऑफ रस धातु। रस धातु का 9 अंजलि प्रमाण होता है। अब हम देखेंगे रस धातु की लोकेशन। एज आई ऑलरेडी सेड कि रस धातु सारे शरीर में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते रहता है, हेंस लोकेशन ऑफ रस धातु इज सर्व शरीर। सो रस धातु की प्रॉपर्टीज क्या है अब हम ये देखेंगे। इसका श्लोक है रसो अपि श्लेष्मवत्। रस धातु की सारी प्रॉपर्टीज कफ दोष के समान है, जो हमने कफ दोष इस चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया है। द्रव, स्निग्ध, मंद और शीत ये कुछ रस धातु के गुण हैं। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट जो है फंक्शंस ऑफ रस धातु। रस धातु के मेनली 2 फंक्शंस है। फर्स्ट है प्रीनन, दैट इज बॉडी के हर एक सेल तक फ्लूइड्स और न्यूट्रिएंट सप्लाई करना और माइंड को फ्रेश और एक्टिव बनाए रखना। सेकंड है नरिशमेंट ऑफ रस धातु। इन्हें हम अब 1 बाय 1 समझेंगे। प्रीनन के इफेक्ट का कंपैरिजन वाटर के फंक्शंस के साथ किया जाता है। अब वो कैसे, चलो समझते हैं। जब हम किसी सूखे पौधे को पानी देते तो उसकी पत्तियां ताजा हो जाती है ड्यू टू हाइड्रेशन। सिमिलरली रस धातु भी हर एक सेल को हाइड्रेट करने का काम करता है। ये तो हो गया प्रीनन। अब हम देखेंगे रस धातु का नरिशमेंट कैसे होता है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में क्षीर दधि न्याय में देखा कि कैसे दूध से दही बनता है, दही से बटर बनता है, बटर से घी बनता है, सिमिलरली धातु भी उसी सीक्वेंस में बनते हैं। हेंस रस धातु से ही रक्त धातु बनेगा और रक्त का पूरा नरिशमेंट रस पे डिपेंड करेगा। रक्त धातु का नरिशमेंट मेनली रस के क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इसे हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसे दूध की क्वालिटी अच्छी रही तो दही प्रॉपर बनता है। सिमिलरली रस की क्वालिटी अच्छी हुई तो रक्त का प्रॉपर नरिशमेंट होता है, और अगर दूध की क्वांटिटी कम रही तो दही कम बनेगा। सिमिलरली रस की क्वांटिटी कम होने से रक्त भी कम बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक जो है ऐसे चैनल्स जिसके थ्रू पूरे शरीर में रस धातु ट्रांसपोर्ट होता है उसे बोलते हैं रसवह स्रोतस। हृदय और रसवाही धमनी ये दोनों रसवह स्रोतस के मूल है। Now we will see the physiology of रसवह स्रोतस and formation of रस धातु from आहार रस। इसे हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। आहार का सेवन किया, उसके बाद आहार आमाशय में जाता है, फिर जठराग्नि के थ्रू उस आहार का डाइजेशन होता है। आहार के डाइजेस्टेड पार्ट से आहार रस बनता है। सारे धातुओं के न्यूट्रिएंट्स उस आहार रस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे रस धातु के न्यूट्रिएंट्स है द्रव, स्निग्ध और मधुर, ये भी उस आहार रस में प्रेजेंट होंगे। ये आहार रस ग्रहणी दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर हृदय तक पहुंचता है। हृदय जो कि रसवह स्रोतस का मूल है, इसलिए हृदय में रस धात्वाग्नि रस के न्यूट्रिएंट्स को रस धातु में ट्रांसफॉर्म करती है। फिर ये जो रस धातु बना हुआ है ये हृदय से रसवाही धमनियों में पंप होकर सारे शरीर में सर्कुलेट होता है। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी रस धातु के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे सारा रस धातु नहीं बनता। जब हृदय में रस धात्वाग्नि रस के न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफॉर्म करती है तो उससे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पोष्य रस दैट इज स्थूल रस बनता है, जो सारे शरीर में सर्कुलेट होता है और प्रीनन का काम करता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट रसमल कफ बनता है, जो शरीर से एक्सक्रीट होता है। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट रक्त धातु बनाने के लिए शरीर में एज अ प्रिकर्सर रहता है। ये तो हो गया रस धातु का फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे इसका सर्कुलेशन दैट इज रस संवाहन। रस धातु का सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी एंड फ्रॉम होल बॉडी टू हार्ट इज नोन एज रस संवाहन।
चरक और सुश्रुत संहिता में हृदय के थ्रू रस के ट्रांसपोर्ट का उल्लेख बार बार है, लेकिन रसवाहिनी सीरा और ब्लड वेसल्स का कहीं डायरेक्ट मेंशन नहीं है। बट चक्रदत्त, जिन्होंने चरक संहिता पे कमेंट्री लिखी है, उनका कहना है कि रस एक द्रव धातु है। तो जब भी रस के सर्कुलेशन की बात हो, तब साथ साथ में रक्त जैसे द्रव धातुओं का सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू भी शामिल होता है। इन शॉर्ट, रस और रक्त का सर्कुलेशन साथ में होता है। सो वी कैन यूज टर्म रस रक्त संवाहन। ये तो हो गया रस संवाहन। अब हम देखेंगे कि व्यान वायु और समान वायु का सर्कुलेशन ऑफ रस धातु में क्या रोल है। फर्स्ट है व्यान वायु। जैसे हमें पता है कि व्यान वायु का स्थान हृदय है और ये रस संवाहन दैट इज कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करती है। इन दैट वे व्यान वायु रस धातु के पेरिफेरल फ्लो को कंट्रोल करती है ताकि रस धातु में डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंच पाए। एंड सेकंड है समान वायु। एज वी नो कि समान वायु कोष्ठ में प्रेजेंट होती है और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सो अंडर इट्स कंट्रोल आहार रस ग्रहणी में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन के लिए हार्ट में लाया जाता है। इसी के साथ टॉपिक 2 यहीं समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक, जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हृदय। हृदय एक इन्वर्टेड लोटस शेप्ड ऑर्गन है जो ब्रेस्ट और आमाशय के डोर के बीच में सिचुएटेड है। ये सत्व, रजस और तमस का स्थान है और एक वाइटल मर्म भी। नाउ वी विल सी द फंक्शनिंग ऑफ हृदय। आचार्य सुश्रुत ने हृदय को चेतना का स्थान बताया है। हृदय के नॉर्मल फंक्शनिंग में स्लाइट एबनॉर्मलिटी होने से मूर्छा दैट इज फेंटिंग भी हो सकती है और इफ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो उस पर्सन की मौत भी हो सकती है। व्यान वायु का स्थान हृदय है और व्यान वायु कार्डियक साइकिल को मेंटेन करती है। हृदय जन्म से मृत्यु तक फंक्शन करते रहता है, इसलिए इसे नरिशमेंट और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, विच इज प्रोवाइडेड बाय अवलंबक कफ। आराम या नींद के टाइम हृदय का फंक्शन थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। यही एकमात्र टाइम है जब हृदय थोड़ा आराम कर पाता है, बाकी कंप्लीट रेस्ट लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 4, जो है किसी भी पर्सन का बल जानने के लिए आचार्यों ने सार परीक्षा बताई है। आचार्य चक्रपाणि ने सार को किसी धातु का शुद्ध रूप माना है। इन मॉडर्न सार को हम स्टेमिना से रिलेट कर सकते हैं। आचार्यों ने सार के 8 टाइप्स का वर्णन किया है, जो है फर्स्ट त्वक सार, जिसे ही रस सार बोलते हैं, सेकंड रक्त सार, थर्ड मांस सार, फोर्थ मेद सार, फिफ्थ अस्थि सार, सिक्स्थ मज्जा सार, सेवेंथ शुक्र सार एंड 8th सत्व सार। इन सार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। जिस भी पर्सन में उस सार के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, हम उस पर्सन को वो टाइप का सार कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ त्वक सार पुरुष। त्वक सार को ही रस सार भी कहते हैं। इसका श्लोक है, तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोम सप्रभेव च त्वक सारानाम सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानि आयुष्यत्वम च आचष्टे। त्वक सार पुरुष में ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनकी स्किन बहुत स्निग्ध दैट इज अंचस और मॉइस्चराइज्ड होती है, श्लक्ष्ण दैट इज स्मूथ, मृदु दैट इज सॉफ्ट, सप्रभेव दैट इज लश्चरस और प्रसन्न दैट इज खूबसूरत होती है। इनके जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल अल्प मीन्स बहुत कम, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे, गंभीर मीन्स स्ट्रॉन्ग और डीपली रूटेड और सुकुमार मीन्स डेलिकेट होते हैं। इनकी लाइफ में सुख दैट इज हैप्पीनेस, सौभाग्य दैट इज लक, ऐश्वर्य दैट इज रिच और वेल्थ, आरोग्य दैट इज हेल्थ, आयुष्य दैट इज लॉन्गिटिविटी, प्रहर्ष दैट इज एंजॉयमेंट और लास्ट विद्या यानी एजुकेशन होते हैं। नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ आश्रय आश्रय भाव एंड इट्स रिलेशन टू रस एंड कफ। दोष, धातु और मल, इनके बीच में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को आश्रय आश्रय संबंध कहते हैं। धातु और मल हमेशा आश्रय रहते कॉज दे प्रोवाइड शेल्टर एंड सपोर्ट, वाइल दोष हमेशा आश्रय रहते बिकॉज दे टेक शेल्टर एंड सपोर्ट फ्रॉम धातु एंड मल। इन शॉर्ट, धातु और मल दोषों को शेल्टर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल सी द आश्रय आश्रय संबंध बिटवीन रस एंड कफ। इससे अब 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फर्स्ट, कि रस और कफ के बीच में संबंध क्यों है, एंड सेकंड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस संबंध। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, कफ और रस का पंचभौतिकत्व सेम है, दोनों में ही जल महाभूत प्रिडोमिनेंट रहता है। सो पंचभौतिकत्व में सिमिलरिटी के कारण रस और कफ की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। कफ और रस दोनों ही शीत और स्निग्ध गुण वाले हैं और दोनों का रस मधुर है। मीठा, गुरु और ऑयली खाने से कफ बढ़ता है और इफ कफ बढ़ता है तो रस भी अपने आप बढ़ जाता है। इफ बॉडी में कफ बढ़ जाए तो लंघन ये बेसिक ट्रीटमेंट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ रस वृद्धि, लंघन इज सजेस्टेड। इन्हीं सब सिमिलरिटीज के कारण रस वृद्धि और कफ वृद्धि के सिम्टम्स भी सेम है। एंड द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज, इस क्वालिटेटिव सिमिलरिटी के कारण ही इफ कोई कफ डिसऑर्डर होता है तो इट विल डायरेक्टली रिजल्ट इनटू रस डिसऑर्डर, दैट इज कफ वृद्धि विल रिजल्ट इनटू रस वृद्धि एंड कफक्षय विल रिजल्ट इनटू रसक्षय। इसी के साथ टॉपिक 4 यहीं समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 5, जो है मैनिफेस्टेशंस ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ रस। Qualitative and quantitative increase in रस धातु is known as रस वृद्धि, while its decrease is known as रसक्षय.
फर्स्ट हम देखेंगे रसवृद्धि। इसके कॉजेस है बहुत ज्यादा ऑयली, मीठा, ठंडा या गुरु पदार्थों का इंटेक करना। और इसके सिम्टम्स का श्लोक है रसो अपि श्लेष्मवत्, विच मीन्स रस वृद्धि के सिम्टम्स कफ वृद्धि के समान है। रस और कफ वृद्धि के लक्षण सेम होने के कारण उनका श्लोक भी सेम है, जो आप कफ दोष इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका श्लोक है श्लेष्म अग्निसदन प्रसेकालस्य गौरवम श्वेत्य शैत्य श्लथांगत्वम श्वासका सहति निद्रता। एंड नेक्स्ट है रसक्षय। इसके कॉजेस है एक्सेसिव फास्टिंग, भूखे रहना, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा स्पाइसी, तीखा और ड्राई फूड खाना। Now we will see the symptoms of रसक्षय। इसका श्लोक है रसे रोक्षम श्रमः शोषो ग्लानिः शब्द असहिष्णुता। इस श्लोक के वर्ड्स को हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है रोक्ष। रोक्ष मीन्स स्किन, नेल्स, हेयर्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों का ड्राई हो जाना। सेकंड है श्रम मीन्स बार बार थक जाना। थर्ड है शोष मीन्स माउथ में बार बार ड्राइनेस फील होना। फोर्थ है शब्द असहिष्णुता मीन्स इनटॉलरेंस ऑफ स्पीच, किसी की बातें सुन ना पाना। और लास्ट है ग्लानि मीन्स वीकनेस। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।